अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हर दिन के साथ लॉकडाउन में नरमी की तरफ जा रहा है। मुख्तलिफ शोबों को खोलने के हवाले से एसओपीज़ पर बातचीत का अमल जारी है और इसी सिलसिले में कल प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी हो रहा है। देखा जाएगा कि कौन कौन से अहम शोबे हैं जिन्हें खोल दिया जाएगा। लेकिन ये सब कुछ ऐसे मौके पर हो रहा है जब अमरीका से खबर ये आई है कि वहाँ लॉकडाउन में नरमी के साथ ही कोरोना के फैलाव में भी इजाफा हो चुका है। तहम इस सूरत हाल में कोरोना से बचने का वो कौन सा रास्ता है जो कि पाकिस्तान को इख्तियार करना चाहिए, इस पर हमारे एक्सपर्ट्स अपनी राय देंगे। फिर कौमी इक़्तिसाद ब्यूरो पर एक बार फिर से सियासी जमातों की तनकीद शुरू हो गई है। आज चौधरी बिरादरान ने न सिर्फ उससे सियासी इंजीनियरिंग का इदारा करार दिया बल्कि उसके खिलाफ अदालत भी चले गए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा सादरफी कहते हैं कि नैब का कानून और रियासती उमूर साथ साथ नहीं चल सकते। लेकिन क्या सारी जमातें नैब के खिलाफ एक सफ़े पर आ रही हैं? क्योंकि इसमें चाहे हुकूमत वक्त के इत्तेहादी हो या फिर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो दोनों इस पर मुखालिफत करते हुए ताहम एक पेज पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में जिक्र करेंगे खेल के साथ उस खिलवाड़ का कि जिसका इंकशाफ जस्टिस क़य्यूम रिपोर्ट से हुआ। बोर्ड ने कई खिलाड़ियों को सजाएं भी दी, लेकिन इस अमल की हौसला शिकनी ताहाल नहीं हो पा रही है। क्या ये कानून की खामी है या इसकी वजह कोई और है? और क्या वाकई ये कानून की खामी है जो इस तरह के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं? और आखिर में बात शामिल करेंगे वो तजवीज़ जो कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जानिब से मंजर आम पर आई है। ज़कात के हवाले से ये तजवीज़ कितनी काबिल गौर है और इस पर अमल करना कितना मुमकिन है, इस पर भी हम डिबेट करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे एंकर तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। आमिर ज़िया साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चौथाई साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार मोना आलम साहिबा भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोना, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। तज्ज़ियाकार अज़हर उम्मी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ अब से कुछ देर में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पाकिस्तान में बिगड़ती हुई कोरोना की सूरत हाल जो कि दिन ब दिन मुसलसल केसेस के साथ अब बढ़ती चली जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 40 अमवात और 1050 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुल्क भर में लॉकडाउन में नरमी की जा रही है और मजीद शोबे खोलने पर बातचीत का अमल जारी है। लिहाजा लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना से अमवात और केसेस में इजाफा तो एक तरफ, लेकिन क्या सख्त लॉकडाउन के अलावा बचने का हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नासिर भाई चौथाई साहब, स्टार्टिंग विद यू, बताइएगा हमारे पास कोरोना से बचने के लिए सख्त लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? जब भी शुरू हुआ था कि बहुत सख्त लॉकडाउन चाहिए, चाइना की तरह, हुआन की तरह का लॉकडाउन चाहिए, और मैंने जुमला इस्तेमाल किया था कि चीख की आवाज़ भी बाहर ना आए, ऐसा लॉकडाउन चाहिए। लेकिन हमने नहीं किया, हमने उस लॉकडाउन को मजाक बना दिया, हम उससे खेलते रहे, उससे भी खिलवाड़ करते रहे। हम कभी कहते रहे कि ये लॉकडाउन है या ये कर्फ्यू है, फिर हम वजाहतें करते रहे कि ये लॉकडाउन क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो एक लॉकडाउन जो हमने किया पहले 2 हफ्ते का, वो तो बहुत ठीक ठाक था, मुनासिब था। सिंध की हद तक मैं समझता हूँ, बलूचिस्तान में बहुत अच्छा रहा, केपी में भी ठीक ठाक रहा, लेकिन केपी में कुछ गलतियाँ हुई। अभी मैं सुन रहा था चीफ मिनिस्टर को सिंध के, वो कहते कि 13 मार्च को हम लॉकडाउन कर देते तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर हम 13 मार्च को ही, जब 27-28 पेशेंट थे हमारे पास, जैसे वियतनाम ने किया, जैसे और कई मुल्कों ने किया जहाँ ना होने के बराबर है बीमा मरीज़, वो कर चुके होते तो। लेकिन मेरा ख्याल है अब वो वक्त गुजर गया है। अच्छा। अब उस सख्त तरीन लॉकडाउन का वक्त नहीं रहा। आपने लोगों को आदी नहीं किया, आपने लोगों को एजुकेट नहीं किया कि लॉकडाउन क्या होता है, आपने लोगों को नहीं बताया कि मौत क्या होती है। 5-7 एपिडेमिक गुजरे इस दुनिया में, जहाँ आधा यूरोप साफ़ हो गया है, आधा अमेरिका साफ़ हो गया है, जहाँ पर इनका सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, लेकिन फिर सर्वाइव हुई। इंसान ज़िंदा रहता है तो मईशत आगे चलती है, और मईशत जब आगे चलती है तो ज़ाहिर है आगे और बढ़ता है। तो अब जो सूरत हाल है अब ये है कि बहुत सिस्टमेटिक, बहुत तरीके के साथ पढ़ा लिखा लॉकडाउन चाहिए अब आपको। जो मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि अब आप जोन सिस्टम पे जाएं, जोन सिस्टम के अलावा कोई रास्ता नहीं कि जहाँ पर आपको मिल रहा है कि यहाँ पर मर्ज़ मौजूद है, उसको आप बंद कर दें। और ठीक ठाक दिल्ली पूरा बंद है, बेंगलोर पूरा बंद है, रेड जोन करार दे दिए गए, और कोई चू भी नहीं कर रहा, कोई ताजर वहाँ एहतजाज नहीं कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्टर वहाँ ट्रांसपोर्ट चलाने की जिद नहीं कर रहा है, कोई रेलवे वहाँ पर इंडिया की रेलवे की आमदनी का अंदाज़ आपको नहीं है। उनको अब तक हमारी मुताबिक
7 खरब 44 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कह रहे। लेकिन अब जो सूरत हाल है अब ये है कि अब आप जज्बाती हम ना हो, हमको अक्ल से काम लेना होगा। अब सख्त लॉकडाउन ख़तरनाक होगा, लोग बगावत पर उतर आएंगे, लूट मार पर उतर आएंगे, लोग बस्तियों को उजाड़ देंगे। हमारे यहाँ तो पता है आपको किस तरह एहतजाज होते हैं। मतलब जिससे आप पढ़ा लिखा लॉकडाउन कह रहे हैं, उससे असद उमर साहब स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दे चुके हैं, आप उसी की बात कर रहे हैं नासिर इकचोताई साहब? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। अगर आपका एक वो स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं कुछ इलाकों को, कुछ गलियों को बंद करने का, कुछ गलियां बंद करने से मसला हल नहीं होता। अच्छा, असद उमर तो ये भी कह चुके हैं, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत कलक है मुझे इस बात का कि असद उमर जैसा आदमी ये कह चुका है कि ट्रांसपोर्ट के हादसे में ज़्यादा लोग मरते हैं और इसमें तो कम लोग मरे। अब भाई वबा क्या होती है इसका उनको नहीं पता, ट्रांसपोर्ट का हादसा, रेलवे का हादसा क्या होता है उनको नहीं पता, वबा क्या होती है उनको नहीं पता। वो ऐसे नहीं है, उनसे किसी ने कहलवाया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर से कहलवाया गया कि अशराफिया ने कर्फ्यू लगवा दिया था। अब प्राइम मिनिस्टर खुद परेशान है, मैंने क्या कहा ये। तो मेरा ख्याल ये है कि अब सोच समझ के लॉकडाउन करना चाहिए, उन इलाकों को पिन पॉइंट करना चाहिए जो हॉट स्पॉट हैं, उन हॉट स्पॉट को बंद करना चाहिए, जो कम हॉट स्पॉट हैं अच्छा चलिए मेरी कंफ्यूजन दूर कर दें। मैं अभी भी हालांकि नो का मार्क हो चुका है, फिर भी मैं आपसे एक दफा फिर से पूछना चाह रही हूँ कि सख्त लॉकडाउन के अलावा आप कह रहे हैं कि कोई रास्ता है हमारे पास, हमें स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल वही करूँ। ओके, काइंडली ये कमेंट एनबीसी का जरा देखिएगा। इफ्तिखार मैं साहब आपकी तरफ आऊंगी इसी सवाल के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। आप समझते हैं कि सख्त लॉकडाउन के अलावा बचने का कोई रास्ता है हमारे पास? एब्सोल्युटली नो, कोई रास्ता नहीं। जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है और आप बहुत बड़ी हमाकत हम कर चुके हैं। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि इस हमाकत के बाद हम करेंगे क्या। हम फंस गए हैं। अगर पहले 15 दिनों में, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? साहब आप तबसरा कंटिन्यू रखिए, एनबीसी आपको सिर्फ सुन नहीं पा रहे, वो उस तरफ चेक कर लिया जाता है। खैर असल में बात यह है कि अगर पहले 15 दिन में संजीदगी के साथ लॉकडाउन कर लिया जाता तो आज हम यहाँ पे ना खड़े होते कि हमारे सामने अब कोई रास्ता ही नहीं है, कोई चॉइस नहीं है हमारे पास। जिस तरह अमवात हो रही हैं, ये बहुत संगीन सूरत हाल की तरफ चीज़ें जा रही हैं। और क्या खूब एक फैसला किया गया कि अस्पतालों में जगह ना होगी, इसलिए अगर किसी को कोई बीमारी है और वो शक पड़ता है तो वो अपने घर में रहेगा। किस घर में रहेगा? जिस घर के बारे में इमरान खान ये कहते रहे मैं तो गरीबों का हामी हूँ और गरीबों की वजह से लॉकडाउन नहीं कर रहा, और उन्होंने कहा कि एक एक घर में 9 अफराद रहते हैं। अब उस 9 अफराद के घर में अगर एक आदमी बीमार हो जाता है जिसको कोरोना है तो वो बाकी 8 का क्या बनेगा, क्योंकि अब तो अस्पतालों में जगह ही नहीं होगी। क्या कहाँ आके खड़ा कर दिया हमको। इक्तिसादी तौर पे हम तबाह हैं, इंतजामी तौर पे हम तबाह हो गए, फैसला हम नहीं कर पाए, कौम को इकट्ठा हम नहीं कर पाए, कुछ ही नहीं किया हमने वक्त जाया किया। पता नहीं हमारे मकासद क्या हैं। कम से कम मैं उन मकासद को समझने से बिल्कुल कासर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ, मुमकिन है कि अमवात कम हो तो ये कहें देखा हमारी स्ट्रेटेजी की वजह से अमवात कम हुई, और अगर अमवात ज्यादा हो गई तो कहेंगे दुनिया में हुई थी। आमिर साहब आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? इफ्तिखार साहब ने 3 से 4 बड़े अहम नुक्ते सामने रखे, इक़्तिसाद, इंतजामी, मेडिकली, हम हर जगह नाकाम होते दिखाई दे रहे, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास सख्त लॉकडाउन के अलावा। पहली बात थी कि पाकिस्तान को 2 महाजों पर बड़ी मुश्किल का सामना है, चैलेंजिंग सिचुएशन है। एक तो हेल्थ सेक्टर पे है कोरोना वायरस की वजह से, दूसरा हमारा माशी चैलेंज, और दोनों ही चैलेंजेस जो है बड़े गंभीर हैं और दोनों को आपको बेक वक्त तवज्जो देनी है। अच्छा, अब हमारे जो बात होती है कि जी वुहान जैसा लॉकडाउन क्यों नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि चाइना जो है बिल्कुल मुख्तलिफ सोसाइटी है, बड़ा रेजिमेंटेटेड सोसाइटी है, वहाँ पे डिसिप्लिन बहुत सख्त है और वहाँ पे वो जो जमहूरियत की चिड़िया का नाम है वो चिड़िया वहाँ पे नहीं पाई जाती। तो वहाँ पर वो बहुत सारी चीजें वो कर सकते थे जो हमारा जैसी रियासत नहीं कर सकती, जहाँ पे रिट ऑफ द स्टेट जो है बहुत कमजोर है और हमारा वो स्ट्रॉन्ग रियासत नहीं है। बल्कि मतलब आप देखिए जो बाल जमहूरियत है उनसे भी हमारे जो है
रेट हमेशा से कमजोर रही है, तो वो वाला लॉकडाउन हमारे पास आदत शुमार नहीं है। हमें ये नहीं पता कि अगर हम लॉकडाउन करेंगे तो दूसरे दिन क्या सूरत हाल होगी, उस घर की तीसरे दिन क्या होगी, कितने लोग जो हैं वो कहते हैं डेली वेजर हैं, हमारे पास आदत शुमार ही नहीं है उस चीज के ना। और ये एक हमारी क्रॉनिक प्रॉब्लम आज की नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी का बहुत बड़ा सेक्टर है वो ग्रे सेक्टर है, वो मतलब है एक मुनज़्ज़म सेक्टर में नहीं आता। इस वजह से हम लोग जो है दीगर ममालिक की जब मिसाल देते हैं तो हमें अपने मारूदी हालात यानी कि ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को देखना होगा। तो एक तो ये है। अच्छा, अब इस सूरत हाल की क्योंकि हम लॉकडाउन सब नहीं कर सके, कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन नहीं कर सके, गो के हम लोग ने, मैं नहीं कहता कि हाफ हार्टेड, जो कुछ हमारे बस में था सूबाई हुकूमतों ने किया, वफाकी हुकूमत ने फैसिलिटेट किया, उसमें यकीनन बयानिए का फर्क है, वो नहीं होना चाहिए था, काश ना होता। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों का इतना डिजमल जो है हमें पेंट नहीं करना चाहिए। सूरत हाल की हर चीज हमने नाकाम कर दी और बिल्कुल लुट गए, मर गए, इतना अलार्मिस्ट व्यू नहीं होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें, जब कोई इसको स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं, नासिर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पढ़ा लिखा लॉकडाउन, उससे मुराद क्या है, मतलब है वो क्या एहतियाती तदाबीर है कि जब हम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि कोरोना हमारे साथ कम से कम 1.5-2 बरस तक रहेगा, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी मईशत तो चलानी है। लोगों को मतलब है तालीम, किसी ना किसी तरह तालीम भी हासिल करनी है, फैक्ट्री में भी जाना है, कमाना भी है, खाना भी है, सब कुछ करना है हमें ना। सप्लाई चेन भी अपनी इसको इंश्योर करने के मुतासिर ना हो, तो उसमें हमें फिर अपनी एक नई तर्ज जिंदगी का आदी बनाना है। उसके लिए हमें बहुत ही एजुकेशन, एक कहते हैं ना, एजुकेट करने के लिए कैंपेन की जरूरत है हमारा। लेकिन याद है कि हाफ लिटरेट मुल्क है हमारे यहाँ, जो खानदगी की शरह है वो मतलब 52%, 53% होती है। उसमें भी जो कहते हैं ना कि पढ़े लिखे वो हैं, जाहिल है, वो भी माशाल्लाह काफी सारे हैं कि जो कानून की बात नहीं मानते, कोऑपरेट नहीं करते, डर जाते हैं हर बात के ऊपर। तो हमें जो है एक बहुत ही मैसिव तरीके से मिलकर सियासी जमातों को, मीडिया को और जो मतलब पब्लिक ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं। मजबूत आपका पॉइंट मैं यहाँ से उठाती हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि हम एक तरफ इस बात का इकरार कर रहे हैं कि कोरोना जो है वैक्सीन के आने तक इसी तरह से चलता रहेगा, फिर वो पाकिस्तान क्या दीगर ममालिक की क्यों ना हो। मोना, मैं ये कह रहा हूँ कि हल उसका दरियाफ्त है भाई, ये कि हम एक बहुत ही अच्छा आगाही की कैंपेन करें, मुहिम चलाएं, लोगों में शऊर पैदा करें, जहाँ पे जरूरत हो कानून नाफिज करें, सख्ती करें। हमें कई स्ट्रेटेजीज को इकट्ठा जो है उस पर अमल दरामद करना होगा और फिर कोशिश करनी होगी। साथ साथ दुआएं भी, जाहिर है कि हम लोग मुसलमान लोग हैं और मतलब बड़ा ईमान भी हमारा पुख्ता है। जी आप अपना पॉइंट ऐड कर दीजिए, फिर मैं मोना की तरफ बढ़ती हूँ। जरा मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये जो बात मेरे दोस्त ने कही है, चले मैं इसको मान लेता हूँ, आई बाई दिस आइडिया। जो कुछ आपने एहसास प्रोग्राम में पैसे देते हुए किया, क्या वो सरकार का कंट्रोल प्रोग्राम नहीं था? क्या उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है, क्या कम से कम वो की जा सकती थी या नहीं की जा सकती थी? क्या जो ये एक सेकंड जिस तरीके से बैंकों में चालानों को जमा कराने के लिए हजारों अफराद एक दूसरे को धक्के मार रहे हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रहा? नादरा के दफातर के बाहर क्या वो चूने के निशान नहीं लगाए जा सकते थे? यानी सरकार वो काम भी नहीं कर रही जो उसको करने चाहिए, जो मामूली काम है। अल्लाह जाने बाकी क्या करने हम वो बेसिक्स काम नहीं कर रहे। खुद अपना इतनी बड़े अफ्तारियां कर रहे हैं, खा वो गवर्नर कोई हो, खा को चीफ मिनिस्टर हो। पहली दफा मेरे प्राइम मिनिस्टर ने मास्क पहन, ऐसे तो नहीं चलता ना। मैं कब कह रहा हूँ सबको मार दो, सबको भूखा मार दो और कर्फ्यू लगा दो, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल ना करें, आप मास्क का भी ख्याल ना करें। ये नहीं हो सकता। अगर ये हुआ तो हजारों लोग मरेंगे, बिल्कुल इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। चले मोना, आपकी तरफ आती हूँ सवाल के साथ, एनी सॉल्यूशन है कोई रास्ता हमारे पास लॉकडाउन के अलावा, वो भी सख्त लॉकडाउन के अलावा? ज़रियाब, इन रेट्रोस्पेक्ट ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और मुझे याद बड़ा क्लियर पड़ता है कि मैंने आप ही के साथ ये गुजारिश की थी कि उस वक्त ये बात सही है कि मिड मार्च में जब ये चीज़ इमर्ज हुई थी, चीन में आ गई थी, ईरान में आ गई थी, तब हमें अगर अपने बॉर्डर्स हम सील कर देते, हम फ्लाइट्स रोक देते, सस्पेंड कर देते, तो ये आइडिया बहुत एलियन लगता था। और उस वक्त ऐसा लगता था कि जैसा ऐसा कर देंगे तो एक तो ये क़यामत आ जाएगी, और ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप आमदोरफ्त बिल्कुल मुल्क से रोक दें, क्योंकि हमारे पास उस वक्त कोई लोकल ट्रांसमिशन नहीं थी। और फ्रैंकली स्पीकिंग लोकल ट्रांसमिशन तो अब हो गई है कि 60-70% तक लोकली ट्रांसमिट हो रहा है अब कोरोना वायरस। उस वक्त तो सारा का सारा हमने पहले बाहर से आया है हमारे पास, फिर उसके बाद ये लोकल ट्रांसमिट अब इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो बाहर से हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम अल्लाह माफ़ करे लेकिन माशाल्लाह से हम खुद कफ़ील हो गए कोरोना वायरस में। उस वक्त तो
ये आइडिया अच्छा था, मुझे लगता है कि हमें इसको इंडोर्स बहुत ज़ोर लगा के करना चाहिए था। और मुझ समेत तमाम से शिकायत है कि हम इसमें बड़े इफ्स एंड बट्स उस वक्त लाते थे, लेकिन फिर भी अगर उस वक्त इसको हम लोग थोड़ा और ज़ोर लगाकर शायद प्रोपेल करते तो प्रॉबेबली उस वक्त इसके अलावा एक सोल्यूशन निकल सकता था। लॉकडाउन के अलावा ये एक ज़रूर रास्ता मुमकिन हो सकता था। लेकिन अब की अगर हम बात करें, देखें ताइवान की एग्जाम्पल मैंने पिछले रोज़ भी शायद आपके साथ ये कोट की थी कि 6 अमवात वहाँ पर कुल मिलाकर हुई हैं। कामयाब तरीन ममालिक में से एक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे है, ये तमाम बड़े कामयाब ममालिक हैं। इनके यहाँ भी जो अभी एक बहुत अच्छी टर्म इस्तेमाल की गई हमारे दोस्तों ने की, पढ़ा लिखा लॉकडाउन, उसके ज़रिए ये चीज़ मुमकिन बनाई गई कि आपने एग्जैक्टली लॉकडाउन नहीं किया, जो साइकिल ऑफ लाइफ ज़िंदगी का पहिया वो चलता रहा, लेकिन लोगों ने अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर की। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में शायद एक्सपेक्ट करना नियर इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम उतने तो डिसिप्लिन है ही नहीं, हमारी कौम में इस तरह का डिसिप्लिन तो है ही नहीं सिरे से। तो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हम साइकिल ऑफ लाइफ चलाते रहें, फिर लोग अपने तौर पर एहतियात करेंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने वाली बात है पाकिस्तान में, हमारे जैसे माशरे में। इस वक्त तो अब जो सूरत हाल हो गई है, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करती हूँ कि शायद मुझे लगता है कि लॉकडाउन, पढ़ा लिखा लॉकडाउन अगर हम लोग अभी भी इम्प्लीमेंट करें, येस हमारी शायद जानें बच सकती हैं, लेकिन बहुत देर हो गई है। इंतहा की इस वक्त नेग्लिजेंस सामने आ रही है। ये जो नादरा के दफातर का जिक्र हुआ, जिस तरह से यकीनन एहसास प्रोग्राम के तहत आप घरों में डोर स्टेप पे भी जाकर आप लोगों को पैसे दे सकते थे, ये रकम दे सकते थे, आप पोस्टल सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते थे, पोलियो वर्कर्स का इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन इस सब के बरक्स जो जिस तरह से झमकट्टा लगाकर पैसे दिए गए, बहुत सारी इस किस्म की मिसालें हैं। मतलब और मुझे कोई ऑप्शन बची नहीं है। जस्ट वन सेंटेंस, कोई मुझे याद नहीं पड़ता प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं सब ओवरऑल सबको होलिस्टिकली देखते हुए कहती हूँ, हमारे जो सियासतदान हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो यूं मास्क यहाँ पर रखकर करते हैं। उस मास्क का फायदा क्या जो आप यहाँ पर रखकर कर रहे हैं? आपके चिन्ह में से तो नहीं जाएगा ना कोरोना वायरस, जो आपने इधर मास्क रखा हुआ है। ये क्या मतलब, आपका चेहरा नहीं आएगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन माशाल्लाह हजरत हैं जो अभी खिताब फरमा रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, रज़ा रूमी साहब, मोना ने यहाँ पर पॉइंट आउट किया कि डिसिप्लिन कंट्री, अगर हम बरतानिया की बात करें, चीन की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर तो अच्छा खासा नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया जाता है, लेकिन अमेरिका में आज योमिया केसेस, आज की रिपोर्ट है 20,000 योमिया केसेस है वहाँ के। जी देखिए, बात यह है कि जब आपकी कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे अभी मोना बता रही थी कि पहले पाकिस्तान में भी केसेस जो थे, जो बाहर से आने वाले लोग थे उनके और उनके कॉन्टैक्ट्स में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे, लेकिन अब वो जो है कम्युनिटी में फैल जाता है, तो फिर इसकी कोई इसका एंड नहीं होता, क्योंकि फिर ये अगर आप ये हिफाजती तदाबीर ना करें तो फिर ये पूरे के पूरे कम्युनिटीज़ में फैल जाते हैं। और यही हाल अमेरिका में भी हो रहा है, यही हमने यूरोप के ममालिक में देखा है, यूके में देखा है, और दीगर जगहों पे जहाँ पे ये इसकी तेज़ी से अब फैलाव हो रहा है। हिंदुस्तान में भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं अभी वो चीन की पहले बात हो रही थी, तो मुझे वो हबीब जालिब के जो है वो याद आ गई लाइन्स के, चीन अपना यार है, उस पे जान निसार है, पर वहाँ जो है निजाम उस तरफ ना जाइयो, उसको दूर से सलाम, उस तरफ ना जाइयो। यानी कि चीन की वैसे तारीफ बड़ी करनी होती है, चीन हमारा भाई है, और जो हर वक्त, लेकिन जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं हमारे नेबरहुड में मेजर्स, कुछ तो हम सीखें उनसे, कि उन्होंने जिस तरह से सख्ती से एक बार एक जगह पे लॉकडाउन किया, उसके बाद उसको खोल दिया। अब वहाँ पे कारोबार जिंदगी जो है वो रवा दवा है, और वहाँ पर जो है लोगों को मास्क पहनने की ताकीद की गई है, बल्कि जुर्माना होता है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना जहाँ पे ज़्यादा खतरा है। तो बात ये कि हमने तो उस तरफ बढ़े ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अप्रोच जो रही है वो जो कन्फ्यूजन है, जो डिनाइल है टॉप लेवल पर, वो आज भी मौजूद है। यानी कि पहले तो ये कहा गया, लोगों को ये बताया गया कि इससे आपको ज़्यादा खतरे की बात नहीं है, ये 2-3% लोगों को होगा। फिर ख्याल आया कि पाकिस्तान के 22 करोड़ का 2-3% तो बहुत बड़ी आबादी होती है। फिर उसको कहा गया कि जी ये गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ेगा तो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद लॉकडाउन की बहस शुरू होगी। पहले लॉकडाउन को कर्फ्यू से मुमासलत दी गई। लॉकडाउन और कर्फ्यू में बहुत फ़र्क होता है, सब आप जानते हैं, अब तो लोग भी जानना शुरू हो गए हैं। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी लॉकडाउन, उन्हीं की एक हुकूमती बॉडी ने लॉकडाउन को जो है रेकमेंड किया, इम्प्लीमेंट हुए, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कहते रहे मैं तो उसका मुखालिफ हूँ क्योंकि मैं गरीबों का हिमायती हूँ। तो ये इस तरह की कंफ्यूजन की वजह से ये जो डायरेक्शंस हैं पॉलिसी की, ये नीचे तक नहीं जा पाई। और अब
हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि जहां पर अब माशी प्रेशर की वजह से ये सब कुछ खोला जा रहा है, कारोबार वगैरह, ट्रांसपोर्ट और ये और वो, और इसके नताइज जो है वो जाहिर बात है खतरनाक होंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ना चाहते हुए भी खोलना पड़ रहा है कि क्या मास्क इतनी तादाद में एक ही था जिसे पहले इख्तियार कर लेते। एनबीसी वेरी शॉर्ट कमेंट, फिर मुझे एक जुमला और कहूंगा जरिया। जी 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 एक बात इसमें और है, और वो ये है कि ये तैयारी वगैरह तो सारी जो है उसकी भी जरूरत थी, मगर जो सबसे अहम इस वक्त मसला पूरे मुल्क के सामने वो होगा, वो ये होगा कि मईशत जो है वो तो दोबारा से बहाल हो जाती है, लेकिन खुदा ना खास्ता इंसानी जानें जो हैं जब वो एक बार चली जाएं तो वो वापस नहीं आती। यहाँ पर असल में एक तबकाती किस्म की जंग है। ये जो सारी बात है ना इलीट की और अशराफिया की, हकीकत उसके बरक्स है कि जो सरमायादार हैं, जो सन्नतकार हैं, उनका प्रेशर है कि ये कारोबार खोलें, उनकी फैक्ट्रियां चलें। अगर गरीब मरते हैं तो मरें, कोई बात नहीं है, इकोनॉमी डाउन ना हो। सच्ची बात तो ये है, ये एक तबकाती मतलब यहाँ पे जंग भी है, तबकाती जंग है जिससे हुकूमत प्रेशराइज हो रही है। नासिर भाई साहब वेरी शॉर्ट कमेंट, फिर मुझे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। मैं बहुत छोटा सा करूँगा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, वहाँ का लॉकडाउन बहुत ख़तरनाक है, बहुत सख्त है, वहाँ से भी चीख की आवाज़ नहीं आ रही है। और दूसरा ये कि अब जब ये बात तय हो गई कि कोई रास्ता नहीं बचा हमारे पास, इसके अलावा तीनों हजरात ने नफ़ी में ऐलान किया है, हम लोग अक़लियत में, तो जॉन एलिया का एक शेर आपके अर्ज़ करता हूँ, मैं ख्याल है वो आखिरी शेर होगा तारीख़ का, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। बहुत खूब। चले कंसेंसस के बाद बेशक नफी में 3 आंसर, लेकिन दो ने ये तजवीज़ दी कि अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना होंगी, पढ़ा लिखा लॉकडाउन हो सकता है और इसके लिए आवाम को आगाही मुहिम के साथ ही सब कुछ समझाना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग क़ाफ की, जो कि अब नैब के खिलाफ सरगर्म होती दिखाई दे रही है। चौधरी बिरादरान ने नैब को सियासी इंजीनियरिंग का इदारा करार देते हुए चेयरमैन नैब के खैरात के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने भी आज ही कहा कि नैब का कानून और रियासती उमूर एक साथ नहीं चल सकते। ख्वाजा साहब ने ये गुफ्तगू कब और कहाँ की, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनिए। नैब कानून में तब्दीली PMLN का प्रॉब्लम नहीं है, ये कौमी मसला है, क्योंकि नैब का काला कानून और पाकिस्तान की मईशत, और इसी तरह नैब का कानून और रियासती अमूर इकट्ठे नहीं चल सकते। ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उन्होंने कहा कि मुल्क में रियासती अमूर और नैब का काला कानून एक साथ नहीं चल सकते। ये डिबेट वो काफ़ी अरसे से करते आए हैं। तहम अब हम चूँकि बात करें चौधरी बिरादरान की भी, तो क्या नैब कानून के खिलाफ तमाम सियासी जमातें एक सफ़े पर आ जाएंगी? इफ्तिखार अहमद साहब, लगता है आपको ऐसे कि ये जितनी भी सियासी जमातें हैं, खा वो उनका ताल्लुक हुकूमती जमात से हो या फिर अपोजिशन से हो, आ जाएंगे एक पेज पर? देखिए, बात यह है कि चौधरी बिरादरान आखिरकार क्यों जा रहे हैं अदालत में। जब आप इतने पुराने केसेस को निकालेंगे और उनको आप बतौर प्रेशर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक खौफ है पीटीआई में कि अगर कोई तब्दीली आती है तो उस तब्दीली में चौधरी बिरादरान का इम्पोर्टेंट रोल होगा, खा वो तब्दीली वफाक में आए, खा वो तब्दीली सूबे में आए। दोनों जगह पे ये पीटीआई की क़यादत को शदीद खौफ है कि ये वजह बन सकते हैं। उनको रोकने के लिए ये तरीकाकार इस्तेमाल किया गया। पिछले दिनों आपको शायद याद हो कि इस पे भी रद्दमल उनका आया था, और आज उनके जो MNA हैं उन्होंने खुल के बात की एक TV प्रोग्राम में, बल्कि इस हद तक का है कि शायद वो इस इत्तेहाद से अलहदा हो जाएं। अगर वो इस इत्तेहाद से अलहदा हो जाते हैं तो फिर आप ये नोट कर लें कि पीटीआई की हुकूमत वफाक में और सूबे में बिल्कुल किसी वक्त भी तब्दील की जा सकती है, और नए लीडर ऑफ द हाउस का मरकज़ में और लीडर ऑफ द हाउस का पंजाब में फैसला हो सकता है। नैब के कानून को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, और एक हमारे जो अपना जंग के जो मालिक हैं और जो जंग ग्रुप के मालिक हैं, उनको जो एक पुराने मुकदमे में लाया गया, उससे ही साबित होता है कि ये नैब का कानून खास मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये बात अब खुल गई है, तो इस तरह ये चलेगी नहीं बात। अगर ये करेंगे तो ये मामला और ख़राब और बिखर जाएगा। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, जब से नैब का मामला चल रहा है, हम सब लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं,
जमहूरियत की हमायत करते हैं, वो कहते हैं 90 दिन का रिमांड नहीं होना चाहिए, रिमांड में तसलसल नहीं होना चाहिए, बिला वजह लोगों को जेलों में नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोग भी जेलों में हैं, दो साल और 2.25 साल से जेलों में मौजूद हैं और उन पर कुछ साबित नहीं हो रहा, उनके मुकदमात हतमी शक्ल अख्तियार नहीं कर रहे। तो ये किस किस्म की जमहूरियत है, ये किस किस्म का आइन मौजूद है कि जिस आइन की मौजूदगी में और जमहूरियत की मौजूदगी में आप लोगों को एक ऐसे कानून के तहत जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से वाला तो नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको रियायत दी गई है, जिन शराइत के तहत आपका मुआहदा है रियासत के साथ, उनकी भी वायलेशन हो रही है, तो वो कैसे वो अपना नैब का कानून चल सकता है? पाकिस्तान यहाँ पे मुझे इजाजत दीजिए, मैं यहाँ से एक पॉइंट आपसे क्लियर ले सकूं। ये जो चौधरी बिरादरान का आज का स्टेप था, ये सिर्फ पीटीआई को थ्रेट करने के लिए है या बात फिर वहीं पर आते थे एक सफे पर आ जाएंगी ये? नो, ये थ्रेट नहीं है। दे हैव गॉन इनटू द कोर्ट नाउ। ठीक है, दे हैव गॉन इनटू द कोर्ट। नाउ द गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि क्या करना है। वो थ्रेट नहीं कर रहे, बिल्कुल ये गलत। यही तो उनको दुख है कि जब पहले उन्होंने बात की फजल रहमान से, तो आप जैसे दोस्तों ने, हम जैसे दोस्तों ने कहा वो थ्रेट कर रहे हैं, वो थ्रेट नहीं कर रहे। सही। एनबीसी बात थ्रेट होने से बहुत आगे चली गई है। चौधरी बिरादरान अदालत की सीढ़ियां चढ़ गए। आज फिर ख्वाजा साहब की भी गुफ्तगू आपने सुन ली, ये एक सफे पर आ जाएंगे। इफ्तिखार साहब ने जिक्र किया मीर शकील रहमान का, तो मुझे फिर एक शेर याद आ गया। उसमें सब बातें आ जाती हैं कि हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, सभी उसकी जुल्फ के असीर हुए। तो हम सब नैब की जुल्फ के असीर हैं। इफ्तिखार साहब किस दिन उठ जाएंगे, उठा लिए जाएंगे किसी भी पुराने याया खान के ज़माने के मुजाहरे पर, और पूछा जाएगा तुमने क्या किया। ये आमिर जैब उठा लिए जाएंगे, बहुत एक्टिव रहेंगे, और आमिर जैब को तो बहुत कोड़े पड़ेंगे, बता रहा हूँ आपको मैं। नैब वाला बहुत मारेगा। तो बात ये कि सियासी इंजीनियरिंग की आला किस्म है, ये सियासी इंजीनियरिंग की आला किस्म है, और इसके जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और PMLN है। खुद है, बिल्कुल। पीपल्स पार्टी और PMLN अगर मुआहदा कर लेती उस वक्त जब पीपल्स पार्टी ने इसको मूव किया था, तो शायद ये मामलात ख़त्म हो चुके होते, शायद ये एग्रीमेंट, ये जो ऑर्डिनेंस है, जो लॉ है, ये ख़त्म हो चुका था, अमेंड हो चुका होता, बेहतर हो चुका होता, पढ़ा लिखा हो चुका होता, शायद दुनिया के दूसरे अच्छे क़वानीन की तरह बन जाता है। ये इट्स अ बैड लॉ, इट्स अ बैड लॉ इन द बुक्स ऑफ लॉ। और अगर ये ऐसा चलता रहा, इस तरह होता रहा, तो मेरा ख्याल है फिर एहतराम ही ख़त्म हो जाएगा हर चीज़ का। जिस तरह हम आज बात कर रहे हैं नैब के बारे में, हम आज से 5 साल पहले बात नहीं करते, क्योंकि हालत मुख्तलिफ थे। आज सूरत हाल ये है कि नैब ने अपने आप को ये साबित किया है कि वो एक तरफ खड़ी हुई है और बाकी जमातें एक तरफ खड़ी हुई हैं। वो कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है, कुछ लोगों को शेल्टर दे रही है, कुछ को राशन दे रही है और कुछ को राशन नहीं। मतलब आपको भी आने वाले दिनों में सियासी जमातें एक पेज पर आती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, रज़ा रूमी साहब। जी देखिए, बहुत कुछ कहा जा चुका है जो मैं कहना चाह रहा था। वाकया ये है कि एक तो चौधरी बिरादरान की अहमियत जो है, खुसूसन पंजाब हुकूमत जो है, वो अभी उनकी ही सपोर्ट के सहारे और आसरे पर चल रही है। अगर वो इधर से उधर हो जाए तो पंजाब की हुकूमत जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकती, और अगर पंजाब की हुकूमत को कुछ होता है तो उसका असर लाजमी बात है मरकज़ पर भी होता है। शायद यही वजह है कि वो स्पॉटलाइट में रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जो है चहमगोइयाँ और सरगोशियाँ होती रहीं। पहले तो उन्होंने सख्त बयानात भी दिए, एक पॉइंट पर नाराज़ भी हो गए थे, फिर उनको मनाया गया है। बात यह कि रफ्ता रफ्ता सियासी जो पूरा जो है क्लास, उसको अब ये दिखाई दे रहा है बेशमूल PTI के कि ये नैब का जो मौजूदा कानून है और जो उसका मौजूदा सेटअप जो है, वो दर हकीकत एक ऐसा हथकंडा है जो कि ना सिर्फ अपोजिशन को तो वो करता ही करता है परसिक्यूट, लेकिन वो हुकूमत वक्त के गले में भी एक तोक बन जाता है। अब यही वाकया था कि कब तक वो बचाएंगे। अभी ये जो सारे केसेस आ रहे हैं PTI के मिनिस्टर्स के बारे में, या पहले वाले जो मौजूदा केसेस हैं,
है कब तक वो ये केसेस की पैरवी से दूर रखेंगे, कब तक सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे लेंगे। तो ये एक मसला है, क्योंकि नैब की जिस तरह से तामीर और तश्कील हुई है, ये 1990 में तो नवाज शरीफ ने इसको बहुत एक्टिव किया था जब वो दूसरी बार वज़ीर आज़म बने थे, और ये वहीं से इसका आगाज हुआ था अपने सियासी मुखालिफिन को तंग करने का। अगर याद हो सबको तो मीर शकील रहमान को उस जमाने में भी तंग किया गया था। ये तारीख का पहिया बार बार अपने आप को दोहराता है, मगर जो सैफुर रहमान, जो इसकी तर्ज और जो इसका कानून जो है मुशर्रफ के ज़माने में हुआ, जहां पर आपने जो दुनिया भर में एक असूल है इंसाफ और कानून का कि मुल्जिम जो होता है वो उस वक्त तक बेगुनाह होता है जब तक उसके खिलाफ सबूत जो है वो लाकर उसका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यहाँ पे बिल्कुल उलट दिया गया। यहाँ पे क्या कि यहाँ पे जो मौजूदा कानून है उसमें यह कि आप मुल्जिम हैं, आप बिल्कुल मुजरिम हैं और आप क्रिमिनल हैं। अगर आप नहीं है तो आप साबित करें आप नहीं है। अब दुनिया में कॉमन लॉ में ऐसा होता ही नहीं है। ये कानून की बिल्कुल जिसे कहते हैं एक तो धज्जियां बिखेरी गई हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स ने लिखा है। मतलब ये तमाम चीजें इकट्ठी हुई और अब यही वक्त आ गया है कि ये जमातें जो हैं खा वो ऑपोजिशन से हों या फिर हुकूमत से इकट्ठी होती दिखाई दे रही हैं। आमिर ज़िया साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। बात ही कि आप देखें, बड़ी दिलचस्प बात है कि जितनी हमारी सियासी शराफिया है वो इत्तेसाब के खिलाफ जो है मुतहद होती नजर आ रही है। और आदि में भी जब इनको मौका मिला, जब भी कोई इत्तेसाब का मूव सीरियस चला, अब उसमें यकीनन कमजोरियां रहती हैं कि ये प्रोसीजर ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फलां को पकड़ लिया, फलां को छोड़ दिया। लेकिन इत्तेसाब के ऊपर ये तमाम जो है इनमें एक काफी राय पैदा हो जाता है और बड़ी बड़ी सियासी मुखालफतें जो है वो खत्म करके, और उसमें पीटीआई जो थी वो एम्बिट से इनके दायरे से बाहर थी। तो लग ये रहा है कि जनाब वो भी चाहेगी कि किसी न किसी वजह से जो उन पर प्रेशर है और जो दबाव है, अददी दबाव है कि जी उनके तहत ही उनको छोड़ जाएंगे, फला हो जाएगा, तो हो सकता है वो भी इस मामले के ऊपर जो है लचक दिखाए। तो अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा मेरे ख्याल में जो करप्शन के खिलाफ ड्राइव है एक उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। हमारे यहाँ ये बात अभी रज़ा ने कही, यकीनन उनका एक वैलिड पॉइंट है कि जी हमेशा लोगों पे कहते हैं कि जुर्म को प्रोसिक्यूशन साबित करती है कि आप मुल्जिम हैं या मुजरिम हैं, उनको साबित करना पड़ता है। लेकिन देखिए व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि जी आपने फला जायदाद, फला मिल या फला जो भी आपके पास है वो कहाँ से लिया आपने। बड़ा आसान सा सवाल है, उसका आसान सा जवाब है अगर आप लीगल तरीके से आपने कोई चीज परचेज की है, उसके टैक्स दिए तो आप दे दें। तो व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर यकीनन आपको किसी और तरह से मूव करना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ करप्शन की जड़ें इतनी ज्यादा गहरी हैं कि ये बड़े लोग जो है जिनको आप छोड़ देंगे, बाहर रखेंगे, तो ये सिस्टम पे इन्फ्लुएंस करेंगे, ये फाइलें गायब कराएंगे। हमारे सामने मिसालें हैं कि वो केस चल रहा था, पूरी फाइलें गायब हो गई और लोग छूट गए, ये पता चला जी रिकॉर्ड गायब हो गया। तो हमारे यहाँ ये बड़े ताकतवर लोग हैं और उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत उनको कहीं से इनको ये नहीं हुआ कि साफ हो गया था इनका, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बड़े आराम से लंदन में बैठे हुए, शहबाज साहब अलग बैठे हैं, फला जितने नाम ले, कोई 1 महीने की यात्रा करके अलग ही रहे, क्योंकि हमारा प्रोसिक्यूशन का इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम इतना कमजोर है, तो लगता है कि सारे जो है वो लॉन्ड्री होकर बाहर आ जाते हैं, साफ सुथरे होकर। तो बात ही कि इस मुल्क में करप्शन हुई है, मेरे ख्याल में इस पे सब उसको तस्लीम करेंगे, हुई है। करप्शन की जड़ें हमेशा ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। जिम्मेदार हमेशा वो लोग होते हैं जिनके पास इख्तियारात होते हैं, तो जो लोग इख्तियार हैं उनका हिसाब होना चाहिए। बेशक अगर वो आज ऑपोजिशन में तो भाई उनकी उस माजी का होना चाहिए जब वो इक़्तिदार में थे। आज पीटीआई हुकूमत में उनके लोगों का नहीं हो रहा, तो कोई ऑपोजिशन में होंगे, ये रिवायत उनका भी होगा। तो एक तरह से अगर फर्ज करें बारी बारी भी होते तब भी कुछ आए थे हमारे मुल्क के लिए। हमारे यहाँ इत्तेसाब की सख्त जरूरत है और उसके लिए मतलब है एक दो टोक मौके पर ये एक्सपोज होंगे हमारे सियासतदान, और हो सकता है इस बार ये बच जाए। लेकिन एक बार फिर हमारे एक तो आप देखिएगा कि उबाल उठेगा, लोग इंसाफ के लिए निकलेंगे, वरना अगर इदारे नहीं करेंगे, हमारी कोर्ट्स नहीं करेंगी, कोर्ट अगर इन लोगों को बचाने लगेंगे और वो कहेंगे, तो फिर आप देखिए कि लोग फिर जो है इंसाफ कर रहे होंगे। फिर ये नहीं हो सकता कि छोटा सा जुल्म किया हो। आखिरी जुमला मुझे कहने दें, बात ये कि हमें बड़ा दुख होता है कि 90 दिन के लिए उनको जो है बगैर रिमांड के उनको पकड़ के आप डिमांड में डाल देते हैं बगैर उसके। तो यहाँ तो छोटे छोटे भैंस की चोरी पर डाल देते हैं, सालों लोग पड़े रहते हैं, उसमें तुम कभी प्रोग्राम नहीं करते। छोटे छोटी मामूली बातों पर हम तो दुखी नहीं होते उसके ऊपर। जब इस शराबियों की बात आती है तो हम सब जो है मतलब है। जी मोना इजाजत दीजिएगा, बस मैं कमेंट ले लूं इफ्तिखार अहमद साहब से। जी इफ्तिखार साहब, देखें बात ये, भैंस की चोरी पर 90 दिन के लिए अगर कोई आदमी जेल में जाता है तो मैं हमेशा दुखी होता हूँ, और मुझे से लोगों ने अपनी जिंदगियां तबाह की हैं, सारी की सारी उम्र हमने लगाई है इंसाफ के लिए। लेकिन मुझे एक बात समझाई जाए कि क्या ये
नहीं, मुझे नहीं कह रहे, सवाल है कि ये पॉलिटिशियन करप्ट है। हाँ, तो फिर सजा दो, सजा आप दें 90 दिन के अंदर। अगर 90 दिन का रिमांड आप जायज समझते हो और उसको कानूनी समझते हो, तो फिर 90 दिन के अंदर फैसला भी करो। ये नहीं है कि 900 दिन में बिल्कुल फैसला होना करो। चाहिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पहली बिल्कुल और इफेक्टिव होना चाहिए। सुने हमारे यहाँ होते के जमाने में केस दादा के प्लीज एक मिनट 90 दिन का रिमांड अगर जायज है तो 90 दिन में फैसला भी करो। और खुद आपने कहा कि उनको साबित करना होगा कि प्रॉपर्टी कहां से आई, तो 90 दिन के अंदर फैसले करो, ताकि कम से कम 5 साल में कोई 8-10 हजार करप्ट बेईमान बदनुमान अफराद हमेशा के लिए जेल में जाए। और एक कानून बना दो, जो जेल में गया वो उसका माँ बाप बहन भाई तमाम डिबार्ड होंगे किसी किस्म के भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, अगर आप लोग संजीदा हो। और अगर आप लोग करना चाहते हो मुशर्रफ वाला रवैया कि पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए, जो पार्टी टूटी नहीं, कोड़ों से नहीं टूटी, जेलों से नहीं टूटी, फांसियों से नहीं टूटी, वो 99 में आके नए ऑर्डिनेंस ने तोड़ दी। तो फिर साहब आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मुझे अब आगे बढ़ने की इजाजत दीजिए। मोना, अच्छा, ऑल द जेंटलमैन हैव लार्जली स्पोकन, जो मेरे दिल में था, लेकिन एक तो बात ये है कि इसकी फाउंडेशन जो है ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। इसमें कोई, हम सबको पता है, जो अभी आज चौधरी बरादरान की तरफ से एतराज़ात हुए हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता अगर वो मुशर्रफ दौर में भी ये एतराज़ात उठाते कि इसको सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और पेट्रियट्स बनाए जा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ज़्यादा अच्छा होता ना आइडियली स्पीकिंग। लेकिन चले, अब उनको ख्याल आया, देर आए दुरुस्त आए। वाकई इस कानून को एक अनटचेबल और एक मुकद्दस गाय की तरह हमारी जितनी इस वक्त जो सियासी जमातें हैं जो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ ऐसी तकारीर करती हैं कि वाह, दिल सुन के खुश हो जाता है कि काश इन्होंने किसी अवामी मसले के लिए भी इतनी जोश से, इतनी जोशीली इन्होंने तकारीर फरमाई होती, जो नैब के हवाले से नून लीग या पीपल्स पार्टी करती है। अपने दौर में अगर बात इनसे कर लें तो ये कहते हैं हमने तो इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे ऊपर इल्ज़ामात थे। नून लीग कहती है, पीपल्स पार्टी कहती है हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे ऊपर इल्ज़ामात थे। तो फिर ये पिक्चर ली जाती कि जैसे हम अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। तो इस किस्म के मज़ाक़ा ख़ेज़ इन लोगों के जवाबात होते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सेनेटर ताज हैदर मेरे ही साथ एक बार एडमिट कर चुके हैं कि उन्होंने पिछले दौर में जब शाहिद खाकान साहब वज़ीर आज़म थे, उनको उन्होंने कहा था कि इसको चेंज करें। कहते हैं वो मान भी गए थे तकरीबन, लेकिन कुछ इस किस्म के वाक़यात हुए कि उन्होंने कहा नहीं साहब, ये दिस इज़ नॉट डूएबल और ये मेरा एम्बिट नहीं है, मैं नहीं करता। हत्ता ये कि मैं उनके वर्जन से भी एग्री नहीं करती। पीपल्स पार्टी में ज़्यादातर राय ये है कि ये एक सूबाई सब्जेक्ट है और अकाउंटेबिलिटी एक मुकम्मल तौर पर इसको सूबाई सब्जेक्ट बनाकर डील किया जाए। देखिए, हम अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ नहीं है, रादर ये कहना गलत नहीं है कि डेमोक्रेसी का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है अकाउंटेबिलिटी के बगैर। लेकिन आप इसको, ये जो बात तमाम सब साथियों ने की है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये लॉ है, ये नहीं है कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ये आपने एक तो नैब में इस चीज़ को यकीनी बनाना है और इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं निकालनी है, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का आंसर निकालना है। कैसे निकालना है? सबके साथ अक्रॉस द बोर्ड एक्शन हो। ये ना हो कि आप इफ्स एंड बट्स के साथ एक्शन करें। आपको एक प्यारा लग रहा है क्योंकि वो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, एक आपको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो इस वक्त आप समझते हैं कि उसके पास शायद वो पावर नहीं है या उसके पास वो कार्ड्स नहीं है। ये चीज़ ना हो। लॉपसाइडेड अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ठीक है, सिर्फ एहतसाब का अमल जो है वो अपोजिशन के लिए ना हो, बल्कि यही अमल जो है वो हुकूमत में बैठे वज़रा और अहम शख्सियात पर भी लागू होता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है और साथ जब आएंगे वापस तो ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर सियासत जमहूरियत में एहतसाब के अमल में नया कानून लाने की गुंजाइश मौजूद है तो क्या खेल और खिलाड़ियों के हवाले से भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में क्रिकेट में मैच फिक्सिंग के मामले पर एक बार फिर से एक नई किस्म की बहस जारी है। मुख्तलिफ खिलाड़ियों को सजाओं के बावजूद ये वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। साबिक खिलाड़ी ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिक्सिंग में मुलव्विस खिलाड़ियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए और इस तरह की जो बहस है ये उमर अकमल के मैच फिक्सिंग के बाद ये तमाम तर मामला मंजर आम पर आया है और अब साबिक क्रिकेटर्स जो भी हैं वो भी इस हवाले से मुसलसल बहस करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो तजवीज़ सामने आई है कि क्रिकेट में फिक्सिंग के मामले पर भी बहस जारी होने के बाद सजाओं के बावजूद फिक्सिंग नहीं रुक पाई, तो क्या हम कह सकते हैं कि खामी
कानून में है, यही वजह है कि अमल जो है वो हर साल एक बार फिर से किसी न किसी खिलाड़ी की तरफ से दोहरा दिया जाता है। आमिर जिया साहब, आपकी राय क्या है इस पर? कहीं ना कहीं कानून में खामी है? देखिए, कानून तो मतलब है कि कत्ल के खिलाफ भी है, लेकिन इस मुल्क में कत्ल होता है, स्मगलिंग के खिलाफ कानून है, स्मगलिंग होती है, करप्शन के खिलाफ बड़े कवानीन है हमारे यहाँ माशाल्लाह होती। तो जो कमजोरी होती है कवानीन में नहीं होती, उनके निफाज में होती है। तो हमारे यहाँ आप देखें कि ऊपर से नीचे तक, अभी पिछले सेगमेंट में भी हम यही दुखी थे कि बड़े बड़े धन वाले लोग जिस तरह से मुल्क को लूटते हैं, करप्शन में मुलव्विस होते हैं, तो फिर ये जो हमारे मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि फिर सोसाइटी का पूरा ट्रेंड बन जाता है। आपका ये नहीं, जो कहते हैं ना कि अखलाकियात का जो सेट करती है वो आपकी रूलिंग लीड करती है, और उसको जो है फिर जो दीगर क्लासेस होती है उसकी नकल कर रही होती है बेचारी, क्योंकि वो देखते हैं कि जी इस मुल्क में तो बात ही चलती है कि जो जागीरदार कहता है, गुमाश्ता सरमायादार कहता है, और जो बड़े बड़े मतलब है दौलत वाले लोग हैं वो कहते हैं, तो वो जो करते हैं उसकी झलक आपको हर जगह पे नजर आती है। तो असल मसला जो है कि रोटन जो है आपको जो सड़ा हुआ है वो दिमाग सड़ता है पहले किसी भी चीज का ना, तो उसमें आपका हमारा जो इशू है वो यही है रूलिंग अशराफिया का, कि वो लोग जिस तरह से लीड करते हैं। तो मसला कानून में नहीं है, ये जो क्रिकेट का मसला है ये तो आपको कयूम साहब की जो रिपोर्ट आई थी जस्टिस कयूम की, उसको याद करें कि वो एक उसके ऊपर सिर्फ 1-2 लोगों को जो था निशाना बनाया गया था, और बहुत सारे जो जिनके नाम भी थे, 9 नाम थे गालिबन, अब मैं याद करूं पुरानी बात हमने कवर की थी रॉयटर्स में उस जमाने में, तो उसमें जो था कि उनको बाकी को आपने जाने दिया था क्योंकि वो उस वक्त के सुपरस्टार थे। सलीम मलिक क्योंकि अपनी कहते कैरियर के आखिरी लेग पे थे, उनको आप लोगों ने स्केपबोर्ड बनाकर उनको हटा दिया, और जो बड़े बड़े लोग थे, अब तो ये मतलब है आमिर सुहेल साहब का बड़ा एक तफसीली इंटरव्यू आया है, उन्होंने यूट्यूब चैनल को अलग एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि जी मतलब है सवाल पूछा जाए कि हम लोग 92 के बाद क्यों नहीं कोई वर्ल्ड कप जीत सके, क्या होता था कि मतलब है कि ऐन वक्त पे कप्तान तब्दील हो जाता था, और जो बड़े बड़े सुपरस्टार जो आज मुकद्दस समझे जाते हैं, जिनकी मिसालें दी जाती हैं, तो उनकी तरफ लोग उंगुश्तमाई करते, मैं नाम सबको पता है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता, तो सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, और वो आज जो है आपके क्रिकेट के बड़े बड़े फैसले कर रहे होते हैं, वो खिलाड़ियों को खिला रहे होते हैं, निकलवा रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ जो है सिस्टम जो है, मसला सिस्टम का है, और वो जब तक आप एक अक्रॉस द बोर्ड, अगर आप वो कड़वा घूंट लेकर बड़े बड़े प्लेयर्स को निकाल देते और आप कहते कि जी हम लोग करप्शन, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है, लेकिन हमारी यही तो बदकिस्मती है कि वो जीरो टॉलरेंस होती मतलब आप यहाँ पे कह रहे हैं कि खामी कानून में नहीं है, कानून के नफाज में है, उसकी इन्फोर्समेंट और उसके इम्प्लीमेंटेशन पे है। आखिरी जुमला, हम कानून बदल देते हैं करप्शन को बचाने के लिए, हम जैसे कि अभी नैब को बदल रहे हैं, कानून बदलेंगे, आप देखिए कानून बदलेगा, करप्ट आदमी घूम रहा होगा बड़े मजे से। जी एनबीसी, असल में मैं थोड़ा इख्तलाफ करूँगा, कानून नाफिज करने वालों की नीयत में फतूर है। अगर आप जस्टिस कयूम रिपोर्ट पढ़ लें, इस पर मैंने बहुत काम किया, बहुत एडिशंस निकाले, बहुत खबरें दी, बहुत फीचर्स लिखे, उस बेसिक उस रिपोर्ट में खामी है जिस तरह जस्टिस कयूम में खामी थी। अगर जस्टिस कयूम की मैं खामियों पर आ जाऊँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने एक हुकूमत गिराने की कोशिश की थी, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर को जो बाद में शहीद कर दिया गया, नवाज शरीफ से मिलकर डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की थी, और वो फ़ोन पकड़ा गया था और फिर उनको सज़ा भी हुई थी। लेकिन अलमिया ये कि उसी पीपल्स पार्टी ने उनको अपना अटॉर्नी जनरल बना लिया बाद में, जरदारी साहब के ज़माने में। तो कानून अगर वो रिपोर्ट सही होती और उस पर सज़ाओं का तयन कर दिया जाता, तो मेरा ख्याल है जो हीरो बता रहे हैं ना आमिर जिया, वो इस वक्त स्क्रीन पर नहीं होते, वो स्क्रीन आउट हो चुके होते। आकिब जावेद के साथ क्या हुआ, कानून नाफिज करने वालों को भी सोचना चाहिए कि वो कानून का इत्लाक़ किस तरह कर रहे हैं, किस अंदाज में कर रहे हैं, किस तरह उसकी तशरीह कर रहे हैं, उनके अपने इंटरेस्ट क्या हैं और खेल के इंटरेस्ट क्या हैं। खेल का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, कोई खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं, ये एक उसूल है, और इस उसूल को अगर हम मान लें और तस्लीम कर लें और आगे चलें तो मसला हल हो जाएगा। खराबी कानून में नहीं, कानून के निफाज में। मुना, स्कैंडल्स हैं फिक्सिंग वगैरह के और बुकीज़ के लिए भी, और ये तमाम जितने बड़े बड़े नाम हैं उनके लिए मुझे लगता है मज़ीद हॉट केक्स हो जाती हैं ये चीज़ें जब से ये PSL और इस किस्म की लीग्स वगैरह शुरू हुई हैं। मुझे लगता है ये जो टेम्परेरीली बैन करना फिर उसके बाद वापस आ जाना, इनका कमबैक होता है, इसकी डेटरेंस मुझे समझ नहीं आती। मुझे लगता है ये दिस इज़ मे बी नॉट सर्विंग एज अ डेटरेंट। इनकी हौसला शिकनी नहीं हो रही इस चीज़ से। भारत में बिल्कुल पड़ोस में बड़ी अच्छी मिसाल है, मोहम्मद अजहरुद्दीन हम सबको याद हैं क्या प्लेयर वो थे और क्या उनका नाम था,
लेकिन उनके ऊपर एक स्कैंडल आया, उनको लाइफ टाइम बैन किया गया। मैं ये नहीं कहती कि आप वहाँ से प्रेसिडेंट लें, लेकिन फिर भी कुछ तो हो, या तो कोई जेल इस किस्म की कोई चीज़ रखें। लेकिन अभी ये जो बात है कि आपके ऊपर कोई इस किस्म का स्कैंडल आया, आप बाहर चले गए, फिर उसके बाद थोड़े अरसे के लिए आप बाहर गए, आप वापस आ गए, लेकिन आपने उस कोर इशू को मुझे लगता है एड्रेस नहीं किया। तो जब तक आप कोई ऐसी चीज़, कानून का मकसद वही है और वही बेहतरीन कानून है जो कि इसकी हौसला शिकनी करता हो, डिस्करेज करता हो उस एक्ट को, तो उस एक्ट की तो हौसला शिकनी ना हुई ना। अगर वो बार बार रिकरिंग है, फिर हो रहा है, फिर हो रहा है, और वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो भी वापस आ जाता है, वो भी एक ऐसे, जैसे हम नहीं नैब के हवाले से भी बात करते हैं तो कहते हैं ड्राई क्लीन होके आ गए, तो या कोई किसी पार्टी के हवाले से भी कहते हैं जी ड्राई क्लीन होके आ गए। तो ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए, इसको एक डेटरेंस के तौर पर लेना चाहिए और फिर उस जड़ का खात्मा करें। मुझे तो वाकई ऑनेस्टली स्पीकिंग, विद डिफरेंस टू ऑल माय रिस्पेक्टफुल कॉलीग्स, मुझे लगता है थोड़ा कानून इसमें मजीद सख्त होगा तो बात बनेगी, अभी तो बात नहीं बन रही। इफ्तिखार साहब जी, आप भी समझते हैं कि खामियां मौजूद हैं कानून में, तभी सब कुछ बार बार हो जाता है? आज की डिबेट में 2-3 बातें मेरे सामने कम से कम आई हैं। नंबर 1, हमें ये देखना होगा कि जो बिजनेस करने का कानून में इख्तियार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमें बिजनेस करने का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रॉपर्टी बनाने का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमें कारोबार करने का और कोई प्रोफेशन चुनने का, उसमें भी असर नौ जायजा लेना होगा। क्योंकि अगर कारोबार की बिना पर एक आदमी का ये क्लेम है कि उसके पास 1 खरब रुपया कारोबार के जरिए आया, और हमारे दोस्त कहते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम जो है उसको साबित करना नामुमकिन है, और वो कहता है कि मुझे आईनी तौर पे हक है, ये प्रोटेक्शन मुझे है, ये प्रोटेक्शन मुझे है, ये प्रोटेक्शन मुझे है, ये प्रोटेक्शन मुझे है। हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 3 में जो लिखा हुआ है, ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, उसका मकसद क्या है, उसकी मीनिंग्स क्या हैं आइन में। आइन बना अमल की कनेक्टिविटी को क्या आप क्रिकेट से भी कनेक्ट कर रहे हैं कि चूंकि हमारा वहां पे सारा अमल ऐसे? बिल्कुल, हर कारोबार में, मतलब आपके कारोबार में कि आपको कितनी तनख्वाह मिलती है, मुझे कितनी तनख्वाह मिलती है, और कैमरामैन को क्यों कम तनख्वाह मिलती है, जो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो दिनों में खरबपति कैसे हो जाते हैं। प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, लम्स ने जो फीसें परसों चौथ बढ़ाई हैं, कोई हिसाब है कि हमें क्या हो रहा है? और चौका उनको आज़ादी है बिजनेस करने की, कारोबार करने की, फंडामेंटल राइट्स में है, जो मर्जी वो करें। मैं समझता हूँ कि अब इन फंडामेंटल राइट्स को चेक एंड बैलेंस के साथ जाना चाहिए अगर पाकिस्तान ने आगे जाना है। ये क्रिकेट नहीं है, सिर्फ क्रिकेट में जुआ होता है। यहाँ क्रिकेट के भी कानून में अमेंडमेंट होनी जरूरी हो गई है, मतलब कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा सख्त कवानीन सामने लाने। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई रियायत करनी चाहिए नहीं किसी को। रज़ा रूमी साहब, देखिए, सवाल ये है कि ये मामला बाकी जो मामलात हैं उससे कैसे मुख्तलिफ है। अगर अभी हम पहले भी एहतसाब की बात कर रहे थे तो यहाँ भी बुनियादी चीज़ अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब है, और इसके ये जो शोबा है खेल का, इसमें तो रेगुलेशन की एक बॉडी भी मौजूद है। तो यकीनन जब इस तरह के वाक़यात आते हैं तो फिर यही देखना पड़ेगा कि जो पीसीबी है वो अपना किरदार नहीं अदा कर रही उस तरीके से जो उसका करना चाहिए। बजाय इसके कि ये मामला ही आगे बढ़े, उनको खुद इसके ऊपर विजिलेंस दिखानी चाहिए और सफाई करनी चाहिए, और ऐसे प्लेयर्स जो कि इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज करते हैं उनको बिल्कुल लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। देखिए, कानून की सख्ती या कानून की तब्दीली से ज़्यादा जो मौजूदा कानून का निफाज है वो ज़्यादा अहम है मेरे ख्याल में। कवानीन तो बहुत है हमारे यहाँ, हर चीज़ के ऊपर कानून मौजूद है अव्वल तो आखिर, लेकिन उस पर अमल दरामद कतई नहीं होता या उसको ट्विस्ट किया जाता है, और जिनका काम होता है उसके ऊपर अमल दरामद करवाना, उनकी भी कोई एहतसाब नहीं होता। यही वाक़या है कि जो हमारी अदलिया भी जो है उसका कौन एहतसाब करता है कि वो उसके फैसले सही है कि नहीं सही है, वो जो मर्जी सियाह सफेद करें। इसी तरह और मतलब आप कहने चाहे खेल का ही मामला हो, एहतसाब का अमल यहाँ पे भी मजीद सख्त से सख्त तरीन हो जाना चाहिए, और पीसीबी को खुद से इस पर विजिलेंस दिखाना होगी ताकि ये अमल दोबारा दोहराया ना जा सके। इसके साथ ही प्रोग्राम से मुझे और मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।